Welcome to my channel Easy Physics by JMD। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, लेकिन इससे भी पहले कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हुई, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये हेनरिच रुडोल्फ जो हर्ट्ज हैं, ये विद्युत विसर्जन नलिका में इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज डाली और वहाँ पर इन्होंने स्पार्किंग या विसर्जन देखा और बताया कि वहाँ पर कुछ चार्ज पार्टिकल्स डेवलप होते हैं। 1888 में एक साल बाद हाल्बर्श ने भी इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और इन्होंने भी निर्वात बल्ब या ट्यूब में चार्ज पार्टिकल्स का उत्सर्जन देखा और वहाँ पर एक वैद्युत धारा भी पाई, लेकिन वो उसका कारण अभी डिटेल में नहीं बता सके। बाद में 1897-98 में टॉमसन ने बताया कि ये जो कण उत्सर्जित हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और पता चला कि ये कण इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाद में हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को जो हाल्बर्श ने आगे बढ़ाया और लेनॉर्ड ने मिल करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी व्याख्या यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिसमें दो धातु की प्लेटें हैं, एक सी और एक ए। इसे हम कैथोड एनोड बोल देते हैं। यहाँ पर एक खिड़की है जिसे क्वार्ट्ज गवाक्ष बोला गया है, दैट मीन्स क्वार्ट्ज विंडो है। यहाँ पर प्रकाश यानी कि रेडिएशन सोर्स है। यहाँ से रेडिएशंस इस कैथोड यानी कि एक प्लेट पर पड़ रहे हैं। ये जो प्लेट सी है ये कैडमियम, मैग्नीशियम, जिंक किसी भी धातु की हो सकती है, प्रकाश संवेदी धातु की होगी। और जैसे ही यहाँ से विकिरण यानी कि प्रकाश इस प्लेट पर पड़ता है, इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। और अगर इस ए प्लेट को विद रेस्पेक्ट टू सी दिया जाएगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को धन ध्रुव पर होते हुए या पॉजिटिव विभवांतर होते हुए अट्रैक्ट कर लेगा और इन इलेक्ट्रॉनों को एक पथ या परिपथ ये मिल जाएगा, जिससे परिपथ में करंट प्रवाहित होगी और इस माइक्रोमीटर में यहाँ पर विक्षेप देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो आपतित प्रकाश पड़ रहा है, इसकी आवृत्ति को घटा बढ़ाकर, इसकी तीव्रता को घटा बढ़ाकर हम यहाँ पर उत्पन्न होने वाली धारा के बारे में डिस्कशन करेंगे। वोल्टेज को घटा बढ़ाकर, पोलैरिटी को चेंज करके हम यहाँ पर जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं या प्रकाश वैद्युत करंट यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द एमिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट जो हो रहे प्रवाहित हो रही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड नोट्स हैं कि कैसे कौन का निर्वातित कांच की नली है, ये ना कांच की नली है। यहाँ पर ये सी एक प्लेट है जिसको हम कैथोड नाम देंगे, ये ए एनोड प्लेट है। यहाँ पर क्वार्ट्ज की विंडो है, यहाँ से प्रकाश आएगा। उसके बाद में ये उचित आवृत्ति का जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर पाएगा इस कैथोड सी से। और अगर ए पर हम धन विभव देंगे सी के सापेक्ष, तो ये इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं ये ए एनोड प्लेट पर पहुंच जाएंगे और एक धारा प्रवाहित होगी। ए पर दिए गए विभव को और ए और सी की पोलैरिटी को हम द्विक परिवर्तित यानी कि कम्यूटेटर की सहायता से, यहाँ पर जो ये कम्यूटेटर लगा हुआ है इसकी सहायता से चेंज कर सकते हैं। कम्यूटेटर आपने लैब में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप नेक्स्ट वर्किंग डेज में क्लास में आएंगे और हम लोग वहाँ पर कम्यूटेटर देखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये अरेंजमेंट है और अब हम चर्चा करेंगे विभव, आवृत्ति, तीव्रता के बदल जाने पर इन इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन और प्रकाश वैद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली जो पॉइंट है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है प्रकाश वैद्युत धारा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो रहे हैं उनके कारण जो प्रकाश वैद्युत धारा बह रही है उसकी तीव्रता पर क्या निर्भरता है या तीव्रता पर वो कैसे डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं। जब हम प्लेट ए को सी के सापेक्ष धन विभव पर रखते हैं तो सी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
और ए धन विभव पर होता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंच जाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंच जाते हैं तो ड्यू टू द ऑल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो धारा है वो अधिकतम प्रकाश वैद्युत धारा परिपथ में बहती है और इसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। यदि हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो वैद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। दैट मीन्स प्रकाश वैद्युत धारा मतलब प्रकाश वैद्युत धारा या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि हम ए प्लेट को ऋण विभव दें तो अचानक से ऋण विभव देते ही वैद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता है, वो कम तो होता है पर शून्य नहीं होता है। और शून्य ना होना यह प्रदर्शित करता है कि उन इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा है जिसके कारण वह ऋण विभव लगने के बावजूद भी धन प्लेट तक या ए प्लेट तक पहुंच रहे हैं और परिपथ में अभी भी एक क्षीण धारा मौजूद है। जो अगर हम ए प्लेट को सी के सापेक्ष और अधिक ऋण विभव प्रदान कर दें तो धारा तेजी से घटती है और अब आकर के शून्य हो जाती है। तो ए प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिसके कारण से या जिस पर वैद्युत धारा प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, इसका मतलब है कोई भी उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है प्लेट सी से, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो सी से उत्सर्जित हो रहा है, इन द केस ऑफ दिस प्लेट ए इज एट नेगेटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू सी, नो इलेक्ट्रॉन इज reaching at the plate A and the current in the circuit is 0. ऋण विभव वह ऋण विभव जिस पर धारा शून्य हो जाती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ए प्लेट पर नहीं पहुंचता है, वह विभव निरोधी विभव, संतृप्त विभव, अंतक विभव, मंदक विभव, इन इंग्लिश स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल कहलाता है। तो बच्चों निरोधी विभव, संतृप्त विभव, मंदक विभव या अंतक विभव जो होता है वो कैथोड के सापेक्ष एनोड पर यानी कि जो सी प्लेट हम कंसीडर कर रहे थे इसके सापेक्ष, इस सी प्लेट यानी कि कैथोड के सापेक्ष इस ए प्लेट यानी कि एनोड को जब हम एक ऋणात्मक विभव दे देते हैं और इस ऋणात्मक विभव पर ये वैद्युत धारा देखिए शून्य हो जाती है, वैद्युत धारा प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, तो इस विभव के मान को हम निरोधी विभव, संतृप्त विभव, अंतक विभव, मंदक विभव यानी कि हमने एक बार और बता दिया आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि निरोधी विभव के कारण कोई भी धारा नहीं मिल रही है, दैट मीन्स नो इलेक्ट्रॉन इज कमिंग और रीचिंग टू द प्लेट ए, दैट मीन्स इस ए प्लेट पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है। तब है जो वोल्टेज लगाया गया है वो उनकी गतिज ऊर्जा को बैलेंस कर दे रहा है और उतनी ऊर्जा से गतिज ऊर्जा के बराबर ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाकर उन्हें रोक दे रहा है और वो ए प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहे, कोई भी धारा नहीं बह पा रही है। दैट मीन्स एट द स्टेज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव के समय पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी हम निरोधी विभव के टर्म्स में लिखेंगे, देन ई के इज इक्वल टू ई वी नॉट होगी, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। अब और आगे देखेंगे निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर वैद्युत धारा प्राप्त की नहीं की जा सकती। दैट मीन्स हम कितनी भी तीव्रता बढ़ा दें, अगर नेगेटिव पोटेंशियल एक बार हमने दे दिया है जिस पर धारा शून्य हो गई है तो हम उस पर कितनी भी इंटेंसिटी का लाइट डाल दें और रेडिएशंस डाल दें, कोई भी वैद्युत धारा प्राप्त नहीं की जाएगी। और इसका मतलब है निरोधी विभव जो है वो तीव्रता से इंडिपेंडेंट होता है, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, निरोधी विभव या संतृप्त विभव तीव्रता से परे है, उस पर डिपेंड नहीं करता। और अगर हम तीव्रता दोगुनी कर दें तो वैद्युत धारा दोगुनी हो जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव उतना ही रहेगा, दैट मीन्स वो तीव्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा है कि इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ये जो धारा का मान आप देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन ऑल फॉर द थ्री केसेस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट इज सेम।
तो इंटेंसिटी पर ये डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी बढ़ने पर धारा तो बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर तो बढ़ रही है, लेकिन गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव अपरिवर्तित रह रहा है, यानी कि यह तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों देखिए, यह ग्राफ है विभवांतर और धारा के बीच में, और डिफरेंट इंटेंसिटीज पर हमने ये ग्राफ देखा है कि इंटेंसिटी जैसे बढ़ती है, मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड ग्रेटर देन I1, मतलब ये बड़ी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी। जैसे जैसे इंटेंसिटीज हम बढ़ा रहे हैं, जो धारा है, धारा का मान क्या हो रहा है इस ग्राफ में देखिए, y एक्सिस जो धारा है इसका मान बढ़ रहा है। और निरोधी विभव क्या है, वह निरोधी विभव फिक्स्ड है। हम इंटेंसिटी कितनी भी घटाएं या बढ़ाएं, निरोधी विभव यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। निरोधी विभव हमारा फिक्स है, बट इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ जो हमारी प्रकाश वैद्युत धारा है वह बढ़ती जा रही है। वाई एक्सिस पर जो कट है वो आप देख रहे हैं, वो इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता देखेंगे। बच्चों देखिए, अगर हम आवृत्ति जितनी ज़्यादा रखेंगे, ν2 एंड ν1 आप देख रहे हैं, ν2 बड़ा है, ν1 छोटा है, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। और हम जानते हैं जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल हमको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए। अर्थात जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी और उतना ही ज़्यादा निरोधी विभव हमें लगाना पड़ेगा उनको रोकने के लिए। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी और उतना ही अधिक उस मटेरियल के लिए जो होगा वो निरोधी विभव उतना ही अधिक होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की वह आवृत्ति बढ़ने के साथ बढ़ती है, जो आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी stopping potential is increasing, and if stopping potential is increasing, that means kinetic energy of photoelectrons is increasing। अब बच्चों हम इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो हमने आज व्याख्या स्टार्ट की है, गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो ये आवृत्ति एक्स एक्सिस पर ली है और गतिज ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों की है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो वाई एक्सिस पर ली है। इसके बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको यह एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसको पीछे बढ़ाने पर यह अंतःखंड बी हमको प्राप्त होगा, जिसको हमने माइनस बी लिखा है ड्यू टू नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये नीचे है। तो अब ये देखेंगे माइनस वाई डायरेक्शन में है तो माइनस बी लिखा गया है। ई के न्यू ग्राफ ये बता रहा है कि यदि किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाना है या उत्सर्जन तभी संभव होगा जब आवृत्ति न्यू नॉट से ऊंची हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर न्यू नॉट है और इसके ऊपर ये ई के है, इसका मतलब यहाँ पर ई के ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। इससे ज़्यादा अगर एनर्जी देंगे, न्यू नॉट इससे अधिक होगा, तो यहाँ पर एनर्जी उसकी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। बट यहाँ तक आने के लिए, गतिज ऊर्जा पाने के लिए उनको धातु से निकलना ज़रूरी होगा, और वो धातु से तभी निकलेंगे जब न्यू नॉट के बराबर कम से कम न्यू नॉट आवृत्ति या न्यू नॉट के संगत जो एनर्जी मिल रही है उतनी एनर्जी मिलेगी यदि इलेक्ट्रॉन्स को जो मेटल में है, ओनली दैट टाइम दे कैन एमिट और रिजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो न्यू नॉट से कम आवृत्ति होने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, और यदि आवृत्ति न्यू नॉट से ऊंची है यानी कि अधिक है तो प्रकाश मंद हो, तीव्रता कम हो तो भी काम चलेगा, उत्सर्जन संभव होगा। बट बच्चों आगे हम देखेंगे दीज आर सम पॉइंट्स विच आर द फेलियर ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे हम देखेंगे यही कुछ बातें हैं जो इनके विफलता का कारण बन रही हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करते हैं कि दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच electron ejection is possible is called threshold frequency. The minimum frequency which is required to eject or emit the electron from the metal surface is known as threshold frequency. इसका भी अलग से वीडियो हम दे चुके हैं जो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन ईके एंड न्यू, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बना है। बच्चों, हम जो लोग भी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं सभी ने मैथ्स पढ़ी ही होगी, और वहाँ पर हमने पढ़ा है y बराबर एम एक्स प्लस सी या y बराबर एम एक्स माइनस सी एक सरल रेखा का समीकरण है, जहाँ प्लस सी अंतःखंड और माइनस सी अंतःखंड है। देख लेते हैं, यहाँ पर यह अंतःखंड पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कि एक्स अक्ष के ऊपर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, और अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये नेगेटिव अंतःखंड है और ये पॉजिटिव अंतःखंड है। अगर इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हम एक समीकरण लिख पाएंगे ई के और नी के बीच में, जो कि इस प्रकार आएगा, वाई एक्सिस y बराबर में एक्स माइनस सी लिखा हुआ है, वाई एक्सिस मतलब हमारी ई के है तो y की जगह हमने ई के लिख दिया, m मतलब ढलान है, यहाँ पर हम ढाल देखेंगे, ढलान जो है वो a हम प्रदर्शित कर रहे हैं, a हो गया। फिर x एक्सिस है, हमने x एक्सिस पर आवृत्ति ले रखी है तो x की जगह हमने न्यू लिखा, और ये जो अंतःखंड हमारा c है इसकी जगह हमने चित्र में b ले रखा है, माइनस b ले रखा है, वीडियो थोड़ा ब्लर हो चुका है, ये माइनस b है अंतःखंड, तो यहाँ पर c की जगह b हो गया। अब यहाँ पर बच्चों हम जान रहे हैं कि जब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी तब इलेक्ट्रॉन जस्ट अबाउट टू एमिट और एजेक्ट होगा, वह उत्सर्जित होने वाला है या हो रहा है, उत्सर्जित होने की क्षमता पर आ गया, बट स्टिल इट डोंट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, इट डजंट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, उसके पास अभी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बस वो उत्सर्जित ही होने वाला है। तो जब फ्रीक्वेंसी हमारी दहली आवृत्ति के बराबर होती है तो गतिज ऊर्जा 0 होती है। ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पुट कर देंगे, ई के 0, न्यू की जगह न्यू नॉट, तो बी बराबर ए न्यू नॉट आ जाएगा, जहाँ पर ये बी जो अंतःखंड था इसको न्यूनतम ऊर्जा कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, जिसे हम कार्यफलन के रूप में जानते हैं, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी वीडियो हम अलग से दे चुके हैं। और अब एक्सपेरिमेंटल जो डिस्कशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वह पूरा होता है, और ये इक्वेशन आपको एक बार फिर देखने को मिलेगी आइंस्टीन के समीकरण में, जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप बुक उठाकर देखेंगे या क्वेश्चन पेपर बैक ईयर्स के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे रिजल्ट तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको आइंस्टीन का समीकरण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो में आइंस्टीन समीकरण के साथ।